नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी जो वीडियो है वो स्ट्रेस के बारे में है और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का पीछे जो रीज़न है वो है फिनेंशियल प्रॉब्लम्स। ठीक, तो बेसिकली हमारी जो वीडियो है ये फिनेंशियल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में। हमने जो लास्ट वीडियो इसकी करी थी जिसके अंदर हमने वो इक्वेशन करी थी इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस वाली, वो अगर आपने नहीं देखी तो उसका मैं लिंक वीडियो में दे दूंगा। वैसे वो प्लेलिस्ट में भी है तो आप उसको ज़रूर देखिए, वो बड़ी अच्छी है उसकी। आज उसी की जरा थोड़ा सा डिटेल्स में हम जाएंगे। नाउ हमारी जो इक्वेशन थी इनकम माइनस सेविंग्स is equal to expenses, right? इनकम्स माने कि हम कमाते क्या हैं, सेविंग्स माने हम बचाते क्या हैं, और एक्सपेंसेस माने कि हम खर्च क्या करते हैं। तो इनकम कैसे बढ़ाई जाए भाई? अब अगर इसको हम ठीक तरह से चाहते हैं, अगर हम अमीर बनना चाहते हैं, हर कोई अमीर बनना चाहता है, हम सारे अमीर बनना चाहते हैं। अगर अमीर बनना चाहते हैं तो इस इक्वेशन के ऊपर, ये बेसिक इक्वेशन है उसके लिए, इसके ऊपर जरा काम किया जाए। भाई इसको क्या किया जाए? अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो इनकम्स बढ़ाई जाए, सेविंग्स भी बढ़ाई जाए और एक्सपेंसेस कम करे जाए, खर्चे कम किए जाए। ठीक है ना, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर ये सिंपल सी फॉर्मूला आपको याद समझ में आ जाता है तो आप सुखी भी रहेंगे और फाइनेंशियली सिक्योर्ड भी रहेंगे। ठीक, तो आज हम देखते हैं कि ये इसकी जो है ये इनकम है क्या एक्चुअली, और इनकम किस किस तरह से कमाई जा सकती है। ठीक है ना, अगर हमें ये पता चल जाए कि इनकम किस तरह से कमाई जा सकती है तो हम बड़ी जल्दी समझ जाएंगे कि इनकम बढ़ाई कैसे जा सकती है। ठीक, नाउ इनकम को सबसे पहली जो कैटेगरी जो इनकम की आती है वो आती है आपकी एम्प्लॉय बन के। ना एम्प्लॉय बन के, ठीक, नौकरी करते हैं आप कहीं, चाहे सरकारी करें चाहे प्राइवेट सेक्टर में करें, तो इससे क्या होगा? अब इसकी खास अच्छी चीज क्या है? इसमें एक सिक्योरिटी है, एटलीस्ट दिखती तो है, सिक्योरिटी है। क्या सिक्योरिटी है? कि आपको हर महीने जो है एक बंदी बंदाई इनकम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, लेकिन इसमें एक खास चीज ये है, जो कमी कह सकते हैं हम इसमें, कि इसमें आपका एक बॉस है और आपको सारे काम उस बॉस की मर्जी से करने हैं। तो यानी कि आप इसमें डिसीजन मेकर नहीं है, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो सारी के सारे अपने एम्प्लॉयर के लिए कर रहे हैं, यानी कि उसके लिए जिसने कि आपको वो नौकरी पे रखा है। ठीक, तो पहला तो हो गया एम्प्लॉय। अब इसमें आपको फिक्स सैलरी मिलती है, ये इसका प्लस पॉइंट है कि फिक्स सैलरी मिलती है। वो छोटी भी हो सकती है, 4,000, 5,000, 10,000 और बड़ी भी हो सकती है, कई लाखों में भी हो सकती है सैलरीज। ठीक है ना, लेकिन उसके साथ ये समस्या रहेगी कि आपको अपने बॉस को खुश करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज जो आती है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है? इसमें आप अपने लिए काम करते हो, जैसे प्लम्बर है, जैसे ट्यूशन टीचर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ये सारे के सारे क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ठीक, तो इसमें क्या है? अब इसमें इनको इनकी फीस मिलती है। ठीक है ना, इसमें इनको मिलती थी सैलरी या वेजेस कह लें, और इसमें इनको मिलती है फीस, राइट? तो ये फीस, अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि अब आपका बॉस नहीं है, अब आप खुद ही बॉस हो। ठीक, लेकिन क्योंकि अब आप खुद ही बॉस हो तो जो सिक्योरिटी इसके अंदर मिल रही थी पहले वाले स्टेप में जब आप एम्प्लॉय थे, तो वो सिक्योरिटी अब आपको नहीं मिलती है। ठीक है ना, लेकिन हाँ, अब अपने बॉस हो, आप डिसीजन खुद ले सकते हो, आप जितना चाहो मेहनत कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको पेमेंट्स मिलती जाएंगी। तीसरा जो चीज है, तीसरा जो जरिया है जिससे आप कमाई कर सकते हो वो है बिजनेस का। बिजनेस यानी कि व्यापार। और जब आप व्यापार करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है ना, अब क्या है कि अब आपने बॉस भी खुद ही हो, मेहनत भी आप खुद ही कर रहे हो,
अपने लिए, ठीक, और दूसरों को वस्तुएं और दूसरी सेवाएं मुहैया करा रहे हो, जिसकी वजह से आपको अगर प्रॉफिट होता है, नुकसान ये है कि कई बार लॉस भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये है बिजनेस। बिजनेस की खास चीज यही है कि अगर फीस जो है, ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक्चुअली जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है चाहते हुए ना चाहते हुए भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। बिजनेस में क्या होता है, वो डिपेंडेंस थोड़ी सी और कम हो जाती है, ठीक, लेकिन कमाई इन दोनों से ज्यादा होने के मतलब जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। चौथा जो चीज है वो है आपकी इन्वेस्टमेंट। अब जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपको दो तरह से इनकम होती, रादर आई वुड से 3 तरह से इनकम होती। कैसे? पहला, इंटरेस्ट, आपने पैसे किसी को दे दिए ब्याज पे और बदले में आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू होगी, ठीक। दूसरा, आपको डिविडेंड मिलना शुरू हो सकता है। भाई अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हो तो वो जो प्रॉफिट का शेयर जो वो जनता को बांटती है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, तो आपको डिविडेंड मिल सकता है, ठीक। फिर इन्वेस्टमेंट, अब आपकी जो है, जैसे सपोज एक और बड़ा खास चीज है इन्वेस्टमेंट के अंदर कि इन्वेस्टमेंट की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कई बार खुद अपनी भी एप्रिसिएशन हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो वो जो राइज इन वैल्यू है वो भी आपका बेनिफिट है, ठीक। तो अब ये देखें कि भाई इसमें और इसमें कौन सी जो है, कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है। अगर आप सचमुच में अमीर बनना चाहते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें, ये डिपेंड करता है ये आप ही के ऊपर कि आपके हालात किस तरह के हैं, ठीक है ना। अगर आपको सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए, ठीक, सिक्योरिटी मैंने सुरक्षा ज्यादा चाहिए, तो आप एम्प्लॉय बने किसी के, उससे क्या होगा, एक लगी बदी जो रकम है वो हर महीने आपके पास आनी शुरू हो जाएगी, ठीक। सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आपके पास कोई खास स्किल्स हैं, ठीक, किसी खास चीज के बारे में ज्ञान रखते हैं और वो ज्ञान की जो है आवश्यकता है उसको समाज को, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आपकी इनकम्स जो है रेगुलर जनरेट होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपके पास पैसा है, ठीक, या फिर आप पैसे का इंतजाम कर सकते हैं और समाज को बढ़िया सी कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो आपको बिजनेस में जाना चाहिए, ठीक है। इसमें इनकम्स इन सबसे ज्यादा हैं, तो उसी हिसाब से इनकम्स अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो आपको बिजनेस में ही जाना चाहिए, ठीक। और सपोज इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास पैसा है, ठीक, तो आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो इन्वेस्टमेंट करना है एक्चुअल में क्या है, ये जो पहले 3 केसेस हैं, इसमें तीनों केसेस में क्या कर रहे हो आप, इसके तीनों केसेस में आप पैसा कमा रहे हो, ठीक। लेकिन ये जो चौथी चीज है, इसमें आपका पैसा कमा रहा है, यानी कि पैसे को आपने अपना सैनिक बना दिया, समझ लीजिए कि वो जाके लड़ रहा है, वो जाके पैसा कमा रहा है, तो पैसा आपका कमाऊ पूत हो गया। अब वो पैसा जो है आप कितनी तरह से कमा सकते हो, आप सोए भी हो तो भी वो इन्वेस्टमेंट्स अपना काम करती रहेंगी, ठीक है ना। तो लॉन्ग रन के अंदर अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट्स करना जो है ये आपको जल्दी से जल्दी अमीर बनाता है। नो, अगर मान लो, ठीक है ना भाई, अगर हम सैलरीज पे हैं तो भी हम क्या करें, सेविंग्स करें और उसको इन्वेस्ट करें। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड में और आपको फीसेस मिलते हैं तो भी आप सेविंग करें और उसको इन्वेस्ट करें। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, प्रॉफिट आपको मिल रहा है, उस प्रॉफिट को भी आप बचाएं और इन्वेस्ट करें, ठीक। तो ये एक ढंग है कि किस तरह से आप धीरे धीरे अपनी इनकम्स को बढ़ाते जा सकते हैं, ठीक। अब इसके अंदर एक चीज का बड़ा ध्यान रखें, इनकम्स जब बढ़ाना है तो आप कोई स्पेकुलेशन ना कर बैठे, ठीक है ना, स्पेकुलेशन के अंदर रिस्क रहता है। दूसरा जो है, सट्टा ना खेलें। तीसरा, लॉन्ग टर्म प्लान रखें, हमेशा लॉन्ग टर्म, मतलब कोई जल्दी नहीं है, ठीक। आप ये देखिए कि भाई जितनी आराम आराम से जो काम होता है वो सबसे अच्छा होता है। उसमें क्या है कि आप प्रेजेंटली में आप डिस्टर्ब भी नहीं होते और धीरे धीरे अपने जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप पूरा भी कर लेते हैं। नाउ दूसरा आता है हमारा सेविंग। तो हमें इनकम बढ़ानी है, ठीक, और साथ में हमें अपनी
सेविंग भी बढ़ानी है। इसमें मैंने डबल एरो डाल दिया। डबल एरो का मतलब है कि सेविंग जो है आपको थोड़ी ज्यादा बढ़ानी है, राइट। नाउ सेविंग क्यों बढ़ानी है, ठीक है ना। तो हमारी पिछली जो वीडियो थी उसमें हम यहीं पे आके रुक गए थे कि भाई सेविंग करनी है हमें। अब सेविंग क्यों करनी है? सेविंग इसलिए करनी है क्योंकि सेविंग ही रास्ता है इन्वेस्टमेंट्स तक जाने का। इन्वेस्टमेंट है ना, अगर सेविंग्स नहीं होंगी तो आप यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अमीर बने तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। और इन्वेस्टमेंट कब करेंगे? जब आप सेविंग करेंगे, ठीक। तो अब जब आप सेविंग करते हैं तो क्या होता है, आपके पास इस इन्वेस्टमेंट्स के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। अब आप इन्वेस्टमेंट कहां कहां कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी, जैसे आप बैंक के अंदर पैसे जमा करा सकते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट है वहां पे, ठीक है ना। ये भी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। आप बैंक की एफडीज ले सकते हैं, ठीक है ना, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। अब इसमें आज जो आपने पैसे जमा करा दिए, भाई सेविंग बैंक में सपोज आपको 4% इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम का, ठीक है ना। तो अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कराया तो साल के लास्ट के अंदर आपको 1,04,000 हो जाएगा, ठीक। रकम कम है लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत बड़ी जबरदस्त है कि आप जोड़ते जाते हैं जोड़ते जाते हैं जोड़ते जाते हैं तो एक बारी बढ़िया ही हो जाता है, ठीक है ना। फिर दूसरा नाउ एफडी का, तो आज की डेट में एफडी का रेट अराउंड 7% पर एनम, तो 7% के हिसाब से मतलब अगर आपने 1 लाख रुपया जमा कराया, साल के बाद आपको 1,07,000 रुपये मिल जाएगा। पर आप जमा करा रहे हैं, इसमें आप कोई मेहनत नहीं कर रहे, आपका पैसा जाके कमा रहा है, ठीक। फिर आपके पास शेयर्स के जो फंड्स हैं, शेयर्स हैं, उसमें जाके आप कमा सकते हैं पैसा, ठीक है ना। शेयर्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर रिटर्न्स कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन ध्यान रखिए उसमें लॉस भी कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरी यही सलाह है कि अगर आपको शेयर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप सीधा शेयर मार्केट में जाके इन्वेस्ट ना करें। आप एक सुरक्षित एक जो है इसका वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ना, इसको ये इससे बेटर कैसे? म्यूचुअल फंड इसलिए बेटर हो जाता है कि म्यूचुअल फंड को जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं मैनेजर्स, दे आर हाईली क्वालिफाइड, राइट। और क्योंकि कंपनी की साख भी उसके साथ लगी होती है तो वो म्यूचुअल फंड को बड़ी अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं और हर वक्त वो ऑब्जर्व करते रहते हैं, जो हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक। तो ये अक्सर देखा गया है कि म्यूचुअल फंड जो है इसके अंदर जो रिटर्न है, एवरेज रिटर्न वो 15%। मैं ये सब में जो है लॉन्ग टर्म क्राइटेरिया ले रहा हूं। शॉर्ट टर्म के अंदर कम भी हो सकते हैं शेयर, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। बट लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म का मतलब है 5 साल 10 साल का होराइजन लेके चलें, 5 से 10 साल के बीच का, तो अराउंड 15% रिटर्न इसकी एवरेज देखी गई है। अब 15% का मतलब हो गया अगर आपने 1 लाख रुपया जमा कराया तो आपको 1 साल के बाद 1,15,000 मिल गया। अब वो उससे ज्यादा है, भाई यहां पे आपको 1,04,000 मिला था, यहां 1,07,000 मिला, अब 1,15,000 मिला, ठीक। फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं मकान में कर सकते हैं। अगर आपके पास सेविंग्स बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, आप मकान खरीद लीजिए और उसके रेंटल जो हैं, यानी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, उसके रेंटल्स आने शुरू हो जाएंगे। ये सबसे बढ़िया तरह की इन्वेस्टमेंट है, पर्टिकुलरली इन इंडिया दिस इज द बेस्ट थिंग। द प्रॉब्लम विद दिस इज कि इट रिक्वायर्स अ लॉट अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए इसके लिए, ठीक। लेकिन ये है कि हाँ, आपके पास रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें डबल एडवांटेज है, एक तो आपको रेंटल इनकम आ रही है, दूसरा आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रही है, यानी कि मकानों के जो रेट हैं, प्रॉपर्टीज के रेट हैं, वो धीरे धीरे वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको दो तरफ से, यानी कि जब अगर दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, ठीक, तो क्या करें, रेंटल इनकम तैयार करें, यानी कि अपनी एक प्रॉपर्टी खरीदें, प्रॉपर्टी खरीद के उसको किराए पे दे दें। इधर से किराया आ रहा है और इधर से इसका प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता जा रहा है, तो दोनों तरफ से वाह वाह। तो ये जो चीज है सेविंग्स का, हम क्या करें, ये इससे सेविंग्स को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो, राइट। अब आती है बात एक्सपेंसेस की, कि एक्सपेंसेस क्या करें भाई। अगर इन दोनों को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो एक्सपेंसेस कम करने, अगर हम एक्सपेंसेस कम करते हैं तो भी हमें सेविंग के लिए मिलेगा इनपुट, राइट। तो एक्सपेंसेस जो हैं घटाएं कैसे? आप अपने आप को अच्छी तरह से देखें कि आप कितनी चीजें, कौन कौन से आपके खर्चे हैं,
ठीक है ना, वो एक कॉपी पे लिख लें आप, तो उसके अंदर से देखें कौन से जरूरी हैं कौन से गैर जरूरी हैं। अब खर्चों के साथ बड़ी मजेदार बात यह होती है कि हमें सारे खर्चे जरूरी ही लगते हैं, ठीक। तो आप अपने मन के अंदर एक फाइल इंस्टॉल करें, पहली फाइल, ठीक। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको बहुत जरूरी हैं। नंबर 1 फाइल कि कोई भी खर्चा दूसरों को इंप्रेस करने के लिए ना करें, ठीक। शान के लिए खर्च ना करें। ये पहली जो चीज है जो आपको क्लियर अपने दिमाग के अंदर बिठा लेनी चाहिए कि शान के लिए जो खर्चा कभी ना करें, ठीक। क्योंकि ये हमेशा फंसाएगा। आज जो शान के लिए खर्चा किया जा रहा है, कल को क्योंकि भरना तो आपको ही है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, आप अगर सीधा सी बात है, अगर आप कमाई में से नहीं खर्च कर पा रहे तो आप कर्जा लेके खर्च करेंगे, ठीक है। तो वो आपके सिर के ऊपर ही आएगा। या फिर आप अगर मान लो इनकम्स में से अगर शान के लिए खर्चा करते हैं तो आपके पास जो सेविंग्स के लिए पैसा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि खर्चे कम करते हैं तो सेविंग्स के लिए बढ़ जाएगा, सिंपल सा लॉजिक। नाउ दूसरी चीज, कर्ज ना लें, यानी कि बोरो नहीं करें, उधार नहीं करें, ठीक। जहां तक हो सके कर्ज बिल्कुल ना लें ना। कई तरह से कर्ज लिया जाता है भाई, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो वो भी एक कर्ज है, ठीक है ना। उसके तो रेट भी बहुत ज्यादा है, 24% से भी ज्यादा कई बार हो जाता है, 36% भी हो जाता है साल का, ठीक है। तो इतना ब्याज तो किसी उसमें इनकम सोर्स में नहीं मिलता हमें, किसी भी एक इन्वेस्टमेंट्स में। तो समझदारी इसी की है कि भाई कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज ना करें, ठीक। तीसरी एक और चीज ध्यान रखें, अगर आप कर्ज में हैं, यदि आप पर कर्ज है तो शॉपिंग ना करें, ठीक। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। शान के लिए खर्चा ना करें, कर्ज ना लें, और अगर मान लो खुदा ना खास्ता कर्ज ले भी लिया आपने तो फिर शॉपिंग ना करें, ठीक। ये जो है ये अपने अंदर बिठा लें ये वाली चीज। तो इससे होगा क्या कि धीरे धीरे आपकी एक्सपेंसेस जो हैं वो कम आएंगी। आप अपनी एक्सपेंसेस को अच्छी तरह से देखिए, कौन सी टाली जा सकती है कौन सी नहीं टाली जा सकती है। जो टाली जा सकती है उनको टाल दें, जो नहीं टाली जा सकती है ऑफ कोर्स उन्हें हमें करना ही है, ठीक। अब आपकी जो इनकम है ये आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है इसका अंदाजा देखिए जरा, ठीक है ना, कि क्या करें हम इनकम का। अपनी इनकम को अगर आप सचमुच में अमीर बनना चाहते हैं, ठीक, तो 20% इनकम का आप सीधा सीधा सेव करें। 20% इनकम का सीधा सीधा सेव करें, और उस सेविंग के अंदर भी 10% जो है, यानी कि इसका आधा जो है 10%, ये है लॉन्ग टर्म सेविंग। लॉन्ग टर्म सेविंग का मतलब होता है जो आपको सही मायने में खर्चना ही नहीं है। यही सेविंग जो है आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकती है, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता तक लेके जा सकती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब यह होता है कि एक ऐसा टाइम आ जाए जब आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, राइट। वो कब होता है, जब पैसा आपके लिए पूरा काम करना शुरू कर देता है। तो याद रखिए, आपको पैसे के लिए काम नहीं करना, उस वक्त पैसा आपके लिए काम करेगा। यही लक्ष्य होना चाहिए आपका, ठीक है। फिर जो है 10% सेविंग जो है ये शॉर्ट टर्म, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म आप कह सकते हैं। भाई कई खर्चे आ जाते हैं इस तरह के, जैसे सपोज डॉक्टर्स को देना पड़ जाए, जैसे शादी ब्याह है, इस तरह के कोई फंक्शंस हैं, तो इसके ऊपर जो खर्च करना है उसको निपटने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट टर्म सेविंग फंड भी होना चाहिए, ठीक। तो ये आपने पूरे इनकम का 20% जो है वो इस सेविंग में लगा देना है, ठीक है। और ये करनी ही करनी है, ये करनी ही करनी है। ये चीज दौलत का सिद्धांत है नंबर 1 कि अगर आप सेव करेंगे आप तभी अमीर होंगे। दूसरा सिद्धांत ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को पैसे दें। ये अपने आप को पैसे देना है एक्चुअली, बाकी सबको बाद में, ठीक। हर खर्चा वेट कर सकता है, लेकिन सेविंग्स जो है आपकी वेट नहीं कर सकती हैं।
ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 10% खर्चा अब जो है अपनी नॉलेज के ऊपर लगाना है, अपने इंप्रूवमेंट के ऊपर, सेल्फ इंप्रूवमेंट। ठीक है जी, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या मतलब हुआ अपना, इसका मतलब है कि आप नई नई स्किल सीखें, नया ज्ञान हासिल करें। इससे होगा क्या, जिस वक्त आप ज्ञान हासिल करेंगे तो ये आपकी इनकम को बढ़ाएगा। राइट भाई, हमें इनकम भी तो बढ़ानी है ना। इनकम तभी बढ़ेगी जब हमारा ज्ञान बढ़ेगा, जब हमारी स्किल्स बढ़ेगी, जानकारी बढ़ेगी। तो जानकारी बढ़ाना, अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाना, अपना ज्ञान बढ़ाना, अपनी स्किल बढ़ाना, वो सारा कैसे होएगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट में। नेचुरली उसके ऊपर खर्चा भी होना है, तो महीने का 10% जो है वो इसके ऊपर रख लें। ठीक, और 10% हिस्सा चैरिटी के लिए रखें। चैरिटी का मतलब होता है धर्म का काम, ठीक, मदद। अब ये आप सोचोगे कि 10% इसके ऊपर रख दें, शास्त्रों में भी ये विधान है कि आप जो है 1000 हाथों से कमाएं। ये अपना अथर्ववेद का ये सूत्र है, 1000 हाथों से कमाएं और 100 हाथों से समाज के ऊपर लगा दें। वो जो 1000 पे 100 का मतलब होता है 10%, तो ये जो 10% हिस्सा है ये आपने चैरिटी करनी है। अब चैरिटी कैसे करनी है, सबसे पहले तो अपने परिवार में देखें। अगर आपके परिवार में किसी को पैसे की जरूरत है तो सबसे पहले उसकी मदद करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा, फिर अपने आसपास देखें, वहां पे अगर किसी को जरूरत है उसकी मदद करें। तीसरा, समाज के अंदर कुछ ऐसे कामों में पैसा लगाएं जो उपयोगी हों, जो समाज के काम भी आए। तो उससे होगा क्या, एक तो आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। दूसरा, एक और बड़ी खास चीज है, ये जो चीज है चैरिटी, ये एक हायर लॉ ऑफ जस्टिस है, जो वो ये कहता है कि आप जो भी देते हो वो आपके पास वापस आता है, और बहुत सारा आता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो जमीन में बीज डाल के देख लीजिए, थोड़े दिनों बाद बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, और इसी के ऊपर सारी प्रकृति जो है चल भी रही है कि जो आप जो देते हैं वो आपके पास लौट के आता है बहुत कुछ। तभी मैं अपनी सब वीडियोस में ये कहता हूं कि आप लोगों के बारे में अच्छा सोचिए ताकि आपका अच्छा हो जाए। ठीक है, तो चैरिटी। और अब रह गया बाकी, तो बाकी का जो 60% है ये आपने अपनी एक्सपेंसेस के लिए छोड़ दें। ठीक है ना भाई, घर के भी तो खर्चे हैं, तो घर के खर्चे भी पूरे करने हैं। बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, बच्चों की फीसें हैं, वो सारी की सारी। अब आप क्या करोगे उसके बाद, जिस वक्त आपकी एक्सपेंसेस में से 60% आपने अलॉट कर दिया, तो ये आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये स्ट्रिक्टली 20% वहां जाना चाहिए, 10% सेल्फ इंप्रूवमेंट में भी जाना चाहिए, ये भी स्ट्रिक्ट है। ये चैरिटी के लिए जाना चाहिए, ये आपको बहुत आगे काम आएगा। इसको हम किसी दिन डिटेल में आपको किसी दूसरी वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बाकी जो हैं वो एक्सपेंसेस हैं, उसमें से आपने पैसे खर्चने हैं। लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो एक्सपेंसेस के लिए जो 60% किया है, इसको भी वापस सेविंग्स में लेके आए। ठीक, इससे क्या होगा, सेविंग्स आएंगी। फिर आप सेविंग्स के अंदर से लॉन्ग टर्म और कैपिटल जो है अपना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो आपकी फिर अमीर होने की जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियोस आप तक जैसे ही अपलोड हों पहुंच जाएं। तो आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।